And once again, a very warm welcome for a special transmission. पाकिस्तान की सियासत मुसलसल एहतसाब और अदालतों के गिर्द ही घूम रही है। इस वक्त जज अरशद मलिक का वीडियो जो स्कैंडल है वो सियासत पर छाया हुआ है। मुस्लिम लीग नून का दावा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला कुछ कुव्वतों ने दबाव डालकर किया या करवाया, जबकि जज अरशद मलिक मुस्लिम लीग नून पर रिश्वत की पेशकश और कत्ल की धमकियों का इल्जाम लगा रहे हैं। दोनों तरफ से इल्जामात काफी संगीन हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अरशद मलिक को ओहदे से हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की 16 जुलाई को समाअत होगी, लेकिन मुल्की सियासत पर इस वीडियो स्कैंडल ने गहरा असर डाला है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि अभी तो एक जज पकड़ा गया है, क्या पता हर जज ब्लैकमेल हो रहा हो। लेट्स वॉच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। कई बातें जो हम किया करते थे कि इन अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा, ये अदालतें दबाव में हैं, आज उसके सबूत अवाम के सामने आ चुके हैं। तो क्या हम ये तवक्को करेंगे कि राना सनाउल्लाह को इस झूठे केस में इंसाफ मिल सकता है? ये तो एक जज पकड़ा गया है, कल हमें क्या पता हर जज ब्लैकमेल हो रहा हो। क्या पता हर जज ब्लैकमेल हो रहा हो। जो जीटी रोड से नैरेटिव बना था उसकी अपॉर्चुनिटी है पीएमएलएन के पास इसको मजीद आगे लेके जाने की, जबकि काफ लीग के रहनुमा मोहन सलाई भी वीडियो स्कैंडल के ऊपर मैदान में आ गए हैं। उन्होंने अपनी ट्वीट से कहा कि डॉन लीक से लेकर वीडियो लीक्स तक, वजीर आजम की कुर्सी से लेकर अदालत के कटहरे तक, इवन फील्ड अपार्टमेंट से लेकर कोट लखपत जेल तक, नवाज शरीफ को पहचानने वाली उनकी अपनी दुख्तर नेक अख्तर मरियम सफदर यकीन आए तो चाचू शहबाज या अंकल चौधरी निसार से पूछ लें। पीएमएलक्यू का भी मौकफ यहाँ पर आ गया है। हम बात करेंगे जो आज जज साहब की कॉन्फेशनल स्टेटमेंट है उसके ऊपर। थोड़ी देर पहले हमारे प्रोग्राम में सेनेटर मुशाहिदुल्लाह थे, उन्होंने तो इसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। उनका ख्याल है कि ये जज साहब का कॉन्फेशनल स्टेटमेंट है ही नहीं, बट दैट इज हिज ओपिनियन। अभी तक इसका कोई डिनायल नहीं आया, जज साहब का ये कॉन्फेशनल स्टेटमेंट है। हम इससे भी बात करेंगे और इम्प्लीकेशन क्या है इन तमाम मामलात की। उमर चीमा साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। राजा आमिर अब्बास साहब, हमारे कानून है, आपसे कानूनी राय जानेंगे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज, दिफाई तज्जियाकार, हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, महमूद सरफराज साहिबा, तज्जियाकार हैं, राइटर हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। राजा आमिर अब्बास साहब, आई कम टू यू। आज जो हुआ है, हम ये समझें कि सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट्स ने डिसाइड कर लिया है कि वी विल नाउ सॉल्व दिस मैटर। देखिए, इस मैटर के दो पोर्शंस हैं। एक पोर्शन रिलेट करता है विद केस जो अपील पड़ी हुई है एवनफील्ड की और अजीजिया की, एक उससे रिलेट करता है। एक रिलेट करता है द कंडक्ट ऑफ अ जज, और एक जज को ये कंडक्ट होना चाहिए। एंड नंबर 2, क्या जज को आप दोस्त, धमकी, ब्लैकमेलिंग, थ्रेटन कर सकते हैं या नहीं। ये जो पार्ट 2 है, इससे तो कोर्ट्स निपटेंगे, वो हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। लेकिन जो पार्ट 1 है रिगार्डिंग द केस, जिसके साथ आज ऑर्डर कर दिया गया है कि ये वीडियो और जज साहब का जो बयान हल्फी है वो लगा दिया जाए, वो डील करेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जब उस अपील की सुनवाई होगी, उस अपील के साथ वो इस एविडेंस को देखेगा कि आया ये दुरुस्त है, गलत है, जज साहब ने जो एलिगेशंस लगाए हैं उससे क्या केस के मेरिट पे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि केस ने डिसाइड होना है सिर्फ एक चीज पे। केस ने डिसाइड होना है कि आया जो उनसे मनी ट्रेल मांगा गया था, उनसे जो शवायद मांगे गए थे, उनसे जो सोर्स ऑफ इनकम मांगी गई थी, वो फाइल पे आ चुकी है। अगर कोर्ट ये देखती है वाकई ही कि मियाँ साहब ने मनी ट्रेल भी दे दिया था, मियाँ साहब ने वो कतरी खत भी साबित कर दिया था, मियाँ साहब ने पैसों का भी तमाम बता दिया था, और फिर भी जज साहब ने सजा दे दी है, फिर तो एक इन्फ्रेंस ड्रॉ हो सकती है कि शायद वो प्रेशर में थी। लेकिन अगर ये तमाम चीजें मिसिंग है तो ट्रायल कोर्ट, फिर जो हाई कोर्ट है उसके पास वही इख्तियार होता है जो ट्रायल कोर्ट का है। तो कोर्ट के पास दो ऑप्शन हो सकती हैं। एक वो ये कर सकते हैं कि जी दोबारा, क्योंकि ये केस पूरा चला है जज जो बशीर साहब के पास, सिर्फ जब फाइनल आर्गूमेंट्स थे तो इन्होंने एक एप्लीकेशन दी एवनफील्ड के फैसला आने के बाद कि जनाब इसको उधर ट्रांसफर कर दिया जाए। तो री राइटिंग ऑफ जजमेंट के लिए किसी और जज के पास जा सकता है, सिंपली नॉट फॉर री ट्रायल। और वो फैसला फिर दोनों जाएंगे, जिसमें फ्लैगशिप का भी है और ये भी। इसमें नैब की एक रीट्रायल नहीं होगा, री राइटिंग ऑफ द जजमेंट होगा, एविडेंस नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं होगा। मैक्सिमम ये होगा कि उनको आर्ग्यूमेंट्स का एक मौका दिया जाएगा और उसके बाद
वो जो नैब की एक अपील है कि जनाब ये सजा कम है या ज्यादा है, क्योंकि नैब ने अपील की थी 7 साल की सजा कम दी है, इसको फुल डोज मिलनी चाहिए, तो उसमें भी बढ़ने का भी इम्कान है। और वो जो फ्लैगशिप है जिसमें बरी हुए, हो सकता है जो नए जज साहब हैं जब वो अपना माइंड अप्लाई करेंगे तो वो उन्हें उसमें भी सजा दे लेकिन दें। ये एक साख मुतासर नहीं हुई अदलिया की, एक बिग ब्लो नहीं है? आप एक ऐसा मुकदमा था जिसमें प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई होते हैं और अदलिया के हवाले से एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया उस जमात ने, सही है या गलत? लेकिन इस वक्त कहाँ खड़ी है अदलिया? देखिए, अदलिया जहां खड़ी है उसने इसीलिए इस केस का नोटिस भी ले लिया है, और एक अगर जज कुछ ऐसे करता है या कंप्रोमाइज हो जाता है उससे पूरी अदलिया पे इफेक्ट नहीं आएगा। और इस इफेक्ट को जायल करने के लिए ये वही इफेक्ट है कि जो मुस्लिम लीग नून 28 जुलाई से दे रही है, और उसी के कॉन्सिक्वेंस और सीक्वल। आम आदमी ये नहीं कह सकता कि देखिए वो जज अगर ब्लैकमेल हुए थे तो शायद मेरा जज भी ब्लैकमेल किया, मैं वीडियो नहीं बना सकता। ब्लैकमेल कौन कर रहा है? ब्लैकमेल वही कर रहे हैं कि जिन्होंने इससे पहले मलिक कयूम वाले केस में फोन किए, जज को अप्रोच किया। ब्लैकमेल वही कर रहे हैं कि जो आपको याद होगा कि कोयटा में जब वो सुप्रीम कोर्ट का चमक वाला किस्सा हुआ था और एक फैसला आया था। ब्लैकमेल, अब इसको अगर हम देखें फिलहाल तो हम जज की बात को ज्यादा तरजीह देंगे क्योंकि वीडियो की हद तक तो अभी फोरेंसिक होनी है। लेकिन कह रहे हैं कि ये उनकी नहीं है। कैन यू से दैट? वी कैन नॉट से दैट। इट्स नॉट अ कन्फेशनल स्टेटमेंट, इट्स अ स्टेटमेंट अंडर ओथ। जब कोई शख्स अदालत में ओथ पे दे रहा है, जब तक कि रिबट ना हो, इसका ऑपोजिट वो ले आए, तो हम इसको देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। हो ये रहा है, देयर इज नो अदर डाउट, केवल के जो जज साहब ने काम किया है दैट कम्स कि ये एक जज के कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता। इन केस उसने ये ज्यादातर चीजें तो कही है, जजमेंट आने के बाद उसको अप्रोच किया गया और ब्लैकमेल किया गया। अगर वो इतने प्रेशर में था तो ही शुड हैव सिंपली रिजाइंड इंस्टेड ऑफ विजिटिंग। रायवेंड जा रहा है, मदीना में उनसे मिल रहा है, सिंपल रेजिग्नेशन दे देता। अगर उसका जमीर था तो वो रेजिग्नेशन दे देता कि जनाब मैं अब ये नौकरी नहीं करूंगा, मुझ पे इस किस्म के प्रेशर हैं, या अप्रोच करता। तो जज के कंडक्ट को मद्देनजर रखते हुए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसकी इंचार्ज जो अदालत है उसने ये समझा चूंकि मेगा केसेस इनके पास चल रहे हैं, जरदारी साहब का केस है, वो फरियाल तारपुर का है और बहुत से हैं, तो ऐसा जज जो कि ब्लैकमेल हो सकता है या जिसने ये एडमिट कर लिया है, अब उसने ये एडमिट कर लिया है, उसने डिनाई नहीं किया इन लोगों से मिलना और मिलना भी डिनाई नहीं किया, तो ऐसे जज के मजीद ये मेगा केसेस नहीं दिए जा सकते। और इस पस मंजर में उसे उन्होंने वापस इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया है। कोई अभी उसको रिमूव नहीं किया, उसकी नौकरी खत्म नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं, सस्पेंडेड भी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी का चार्ज उससे ले लिया गया है। अब वो लाहौर हाई कोर्ट में जाएगा, रिपोर्ट करेगा, फिर वो उसके असाइनमेंट देते हैं, इंक्वायरी करते हैं, क्या होता है उसके अभी पता नहीं है। ये अब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी चूंकि मैटर आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कॉग्निजेंस लिया है कि ये केस से ज्यादा जो कोशिश की जा रही है अदारों का तकद्दुस खराब किया जाए, केस से ज्यादा जो कोशिश की जा रही है कि बड़े अरसे के बाद इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की जब बात हुई और ये बात हुई कि अब इस मुल्क में मजबूत तरीन लोगों को भी सजाएं दी जा सकती है, तो उसी सीक्वेंस में उन्होंने अब ये काम तमाम शुरू किए हैं और सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली इसको सॉर्ट आउट कर लेगी। राइट। उमर चीमा साहब, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बार बार कहती है कि हम इंसाफ की जमात हैं और हम इंसाफ के साथ खड़े हैं, इस वक्त आप लोग किधर हैं? What is your point of view on this? Pressurized judge हैं, नहीं क्या होना चाहिए? देखिए, जिस आपने कहा हम तो आज भी इंसाफ की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल जो अदलिया फैसला अदलिया ने करना है, अदारे जो है इंडिपेंडेंटली जो है वो मामला को आगे चला रहे हैं। लेकिन बात ये कि आज जो भी आप बात करें बड़ा ब्लो नहीं, ये तो एक्सपोज हुए, ये तो डॉन लीग्स की तरह आज जो भी पहले भी आपने बयान एक पढ़ के सुनाया, ये जो दूसरी दफ़ा इन्होंने कोशिश की है, वारदात की है, इदारों को अदलिया को जो है बदनाम करने की, मिलाइन करने की। और उससे पहले तो बरमला कह चुकी थी, मरीम का बयान है कि मैं किसी भी हद तक जो है जाने को तैयार हूँ। तो वो ऑब्वियसली ये बंद गली में जा चुके हैं, क्योंकि हम बार बार ये बात कर रहे हैं और ये बात हमने पहले दिन ही कह दी थी कि ये वो ना मुखमुका की हुकूमत ना ही कोई नूरा कुश्ती होनी है। इनको जो है लूटी, अगर इन्होंने लूटा पैसा उसका या तो हिसाब दें या अपनी बेगुनाही का सबूत दें। जैसा ये पहले बात कर रहे थे, वरिस्टर साहब ने भी कहा कि आज तक 2 साल के करीब जो है अदालतों में भी केस चलता है, उसके सुप्रीम कोर्ट में केस चला, फिर एहतसाब अदालत में चला, लेकिन आज तक ना ये कोई सबूत दे सकें, ना कोई मनी ट्रेल दे सकें। तो या तो ना कोई अपनी कोई बेगुनाही की
सबूत दिए और उसके बाद फिर अब उसका हद ये है कि 11 महीने पार्लियामेंट के अंदर हुल्लड़बाजी करने के बाद आज ये तो फिर वही उन्हीं अपने ओछत कंडों पे आ गए कि जिस तरह से पहले ये वीडियोस बना के जो है अपने मुखालफिन को भी बदनाम करने की कोशिश करते रहे, इसी तरीके से आज इन्होंने एक जज के बारे में किया। और अब ये जो अंडर ओथ एक एफिडेविट एक स्टेटमेंट जो है पूरी डिटेल्स आई हैं, देखिए इनका ये पूरा वारदात की जो डिटेल सामने है उसे बड़ा क्लियर, वो आपको याद होगा कि जैसे जो नवाज शरीफ के बारे में एक बड़े सीनियर आला अदलिया के जज ने जो रिमार्क्स दिए थे कि ये सिसिलियन माफिया है, ये गॉडफादर है करप्शन के। तो माफियाज कैसे बिहेव करते हैं? ऐसे ही करते हैं ना कि पहले रिश्वत दो, उसके बाद फिर जो है जो इनकी पूरी एक तारीख रही है, अगर आप 85 बल्कि उससे पहले जो मियाँ साहब की एक अपनी एक तारीख है इस किस्म के वाकयात की कि धमकी, रिश्वत, धमकी, उसके बाद ब्लैकमेलिंग से भी नहीं काम बना तो लोगों को जो है सफा हस्ती से गायब कर दो। ये दो अलग अलग मौकफ है। जज साहब एक बात कह दिए, पीएमएलएन कह दिए कि उनका ज़मीर जाग गया था, उन्होंने हमें आके कहा है। अभी मुझे आप एक बात बताएं, ब्लैकमेलिंग जो ऑब्वियसली जो इसमें कैरेक्टर्स वो इन्वॉल्व है, मुल्तान का वो मियां तारिक, ही इज नोन फॉर सच एक्टिविटीज के सरकारी लोगों को बुला के उनको इस तरह एंटरटेन करके उनकी वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल करना, एक्सप्लॉइट करना, और इसी तरह के कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है इसके अंदर जो बना के जिस तरह से उनकी एक कमजोरी का या कह लें जो भी पर्सनल उनका जो मामला था उस पर उनको ब्लैकमेल या प्रेशराइज करने की कोशिश की। जब वो आ गया बाहर फिर ऑब्वियसली उसकी, और बाकी के वो क्यों अभी तक से पहले नहीं गए तो उसकी वजह तो सारे जज साहब बेहतर बता सकेंगे। लेकिन जो अब इस वक्त ये सारे ये मामला और स्पेशली ये एफिडेविट आने के बाद दो चीज़ें जो अभी आमिर ने भी कहा, एक तो ऑलरेडी जो उनका वीडियो और ये जो एफिडेविट है ये लिंक कर दिया गया उस अपील के साथ, जो उसमें ऐड कर दिया गया जो ऑलरेडी पेंडिंग उनकी अपील है, क्योंकि नैब का अपना जो है आर्टिकल आमिर 31A है मेरे ख्याल, जो ये कहता है कि जिस तरह अगर असरअंदाज होने की कोशिश करते तो वो खुद नैब जो है प्रोसीडिंग्स इन लोगों के खिलाफ कर सकता है जिन्होंने ये जाली वीडियो बना के जो इदारों को, अदलिया को लाइन करने की इस और केस, ये जो ऑलरेडी जो ऑनगोइंग केस है उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की है। तो ये मैं समझता हूँ इंतहाई अहमकाना किस्म की हरकत इन्होंने करने की कोशिश की है। एक फ्रस्ट्रेशन है कि हुकूमत जो है किसी किस्म का इनको जो है डील और ढील देने को तैयार नहीं है। यही चीज आप पार्लियामेंट के अंदर भी देख रहे हैं, सेनेट के अंदर भी जिस तरह से जो एनआरओ पे बात करते हैं। महमूद सरफराज साहब भाई, आपको क्या लग रहा है कि कौन किस पे प्रेशर डाल रहा है? वीडियो भी आपने देखी है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है, आपका क्या एनालिसिस है? पहली चीज़ तो ये है कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम नवाज साहबा ना करती तो क्या जज साहब की एफिडेविट आती कभी? क्या वो कभी अपने बड़ों को बताते, अपने यानी कि जुडिशरी को ये बताते कि मैं ब्लैकमेल हुआ, या मैं मदीना में मिला, या मैं जाती उम्रा जाके मिला, या मैं फलानी जगह मिला, या ये वाली इस तरह की चीज़ें कभी भी नहीं, वो ना आती। ये क्योंकि इतनी डैमिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इतनी एक्सप्लोसिव थी, उसके बाद उन्होंने तो अपने आप को बचाना था या प्रेशर था जो भी था। अगर आप एफिडेविट पढ़ते हैं तो उसमें इतने लूप होल्स, इतने गैप्स हैं उसके अंदर, मतलब कि उसको अगर आप लोग सच समझ रहे हैं तो फिर ठीक है, मैं क्या उसके बारे में कह सकती हूँ। लेकिन चलें अब मुल्तान वाली वीडियो पे भी आ जाते हैं। मुल्तान वाली वीडियो तो 16 साल पहले बनी थी, 16 साल पहले। बट क्वेश्चन, अगर तो ये एफिडेविट प्रेशर में है तो इट मींस के पीएमएलएन का मौकफ ठीक है जहां पे वो कह रहे हैं कि जज साहब का ज़मीर जागा, तो अगर ज़मीर जागा तो फिर जज साहब खुलकर ज़मीर जगाएं अपना, फिर वो क्यों नहीं बात कर रहे? क्योंकि फरिया हम इस मुल्क में रहते हैं, आपका चैनल अभी रिसेंटली ऑफ एयर हुआ था, पता भी नहीं चला क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, एक्सटेंसिव कवरेज शायद एक रैली की थी। इस मुल्क में कुछ भी पॉसिबल है। अच्छा, वीडियोस पे भी आ जाए, मुल्तान की वीडियो 16 साल पहले बनी थी, 16 साल पहले मियां नवाज शरीफ की हुकूमत तो नहीं थी। लेकिन जिसका ज़मीर जाग जाता है वो तो फिर ज़मीर को भी छोड़ जाता ना, उसको तो कुछ डर नहीं लगता कि यहाँ पे लोगों के कम जागते हैं, प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा, वीडियोस की बात पे ही आ जाए दोबारा, ये 2007 में जो पीसीओ जजेस की वीडियोस के बारे में भी हमने सुना था, उनकी फैमिलीज की वीडियोस, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जजेस को ये जुडिशरी में पहली बार नहीं हुआ, ब्लैकमेल पहले भी हुए, किसके हाथों में? मेरा नहीं ख्याल कि वो मियाँ साहब ने बनाई थी वो वाली वीडियोस। तो ये बहुत सारी बातें। अच्छा, मैं वैसे उमर चीमा साहब ने एक बात की, उन्होंने डॉन लीक्स की बात की। डॉन लीक्स में जो बात थी वही बात
वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, जब ये इंडिया और पाकिस्तान का अभी पुलवामा के बाद ये जो पूरी टेंशन चल रही थी, खान साहब ने बारहा वो बात की कि हम लोगों ने गलतियां की हैं। उन्होंने माना कि हम लोगों की क्या प्रॉब्लम्स थी, पाकिस्तान ने किस तरह से कुछ नहीं मैं बात कर सॉरी मैं सिर्फ मुझे एक बार मैं सिर्फ कंप्लीट कर लूं। नहीं फरिया सिर्फ मुझे एक बार कंप्लीट करने दें। नहीं फरिया मैं सिर्फ एक ऐड करना चाह रही हूँ। इमरान खान साहब फरिया से मैं कंप्लीट कर लूं। इमरान खान साहब ने पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी वैसे भी ये बात की कि हमारी पास्ट पॉलिसीज में हमारी गलतियां जरूर हुई, हमने सपोर्ट किया चंद ऐसे ग्रुप्स को, अब हम नहीं करें, डिसमेंटल करें। फिर उन्होंने ईरान के अंदर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि ईरान के अंदर जो इस तरह के वाकयात हुए उसके अंदर पाकिस्तान की भी कुछ गलतियां थी, उन्होंने माना। अगर ऐसी बात है, अगर आप लोग डॉन लीग्स के ऊपर इतना शोर मचाते हैं तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान, बात यह है कि देखिए अपनी गलतियां मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता। हम लोग अगर उसको करेक्ट करना चाह रहे हैं, FATF का मामला भी है, ब्लैक लिस्ट पे हम नहीं जाना चाहते, बल्कि ग्रे लिस्ट से भी निकलना चाहते, तो इसमें एक अच्छी बात है। मैं तो इसमें इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म को बड़ी दाद देती हूँ कि उन्होंने बड़ी इस तरह की बातें की अच्छी। खैर उसको भी छोड़ दे। बात यह है कि जो ये पूरा मामला है, पूरा ये इस जज साहब का, ये एक्चुअली अगर किसी भी दुनिया के अंदर ये कहीं और होता, किसी भी सिविलाइज मुल्क में ये चीज़ होती, तो वो मिसट्रायल करते उसको रीट्रायल पे जाना पड़ता। ये मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की जुडिशरी अब इसके ऊपर, ये 16 के बाद देखते हैं, 16 जुलाई के बाद कि इसके ऊपर क्या फैसला लेते हैं, लेकिन होना तो यही चाहिए। अब आगे देखते हैं कि होता है क्या। महमूद, जितना अहम ये है कि एक जज क्यों कोड ऑफ कॉन्डक्ट के दायरे से बाहर आए, उतना ही अहम ये नहीं है कि जिनका ट्रायल चल रहा है वो उनकी तरफ से बंदे क्यों जाएं जज को मिलने के लिए या उनसे मुलाकातें क्यों करें। नहीं फरिया, वो तो ये कहते हैं जिनसे मिलने के लिए गए, वो तो ये कहते हैं कि जी हमें जज साहब ने ये बताया कि मेरे से ऊपर प्रेशर था, हम तो इसलिए मिल रहे हैं। अगर प्रूव कर सकते हैं कि इन्होंने ब्लैकमेल किया है, क्योंकि दोनों का होना चाहिए, फोरेंसिक टेस्ट भी करें और दोनों के वर्जन सामने और एक इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वाकई नून लीग वाले इस तरह से ब्लैकमेल कर रहे थे तो उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। और अगर वाकई जज साहब जो है वो कह रहे थे और फोरेंसिक ऑडिट आप कर ले उसका, और अगर वो निकल आती कि वीडियो बिल्कुल ठीक है और वो कह रहे हैं, तो फिर उसका भी इन्वेस्टिगेशन करें, मिसट्रायल करें और रीट्रायल कराएं इस पे। से कुछ रीट्रायल का आपने कहा, अभी थोड़ी देर पहले राजा आमिर साहब ने कहा था कि रीट्रायल तो नहीं, लेकिन शायद जजमेंट दोबारा लिखी जा सकती है। नहीं, ये ऑप्शन तब होती कि अगर ट्रायल उन्होंने किया होता। इन्होंने ट्रायल नहीं किया, कोई एक एविडेंस इन्होंने लीड नहीं किया। इन्होंने सिर्फ जब एवनफील्ड की जजमेंट आ गई उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट सुने और फैसला दे दिया। हाँ, अगर इन्होंने एविडेंस भी लिखा होता, एविडेंस भी इनके सामने रिकॉर्ड हुआ होता, 80% ऑलरेडी हो चुका, 90% से भी ज्यादा हो जाता। ओके, सो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ से पढ़ देती हूँ, then I'll come to you, ब्रिगेडियर साहब। At a social sitting also attended by Nasir Janjua and Mahar Jalani, I was taken aside by Nasir Janjua, who implored me to give verdicts of acquittal in the HME reference and flagship reference. He told me that it was Nawaz Sharif to whom he had proposed my name as judge, accountability court, and that in these circumstances, unless a favorable verdict was given in favor of me and Nawaz Sharif, it would be very damaging for me personally. At that time, I responded by saying that Allah बेहतर करेगा, इंसाफ अल्लाह का मनसब है और अल्लाह ना इंसाफी नहीं करता। ब्रिगेडियर साहब, जिसने भी जिस पे प्रेशर डाला, ये जो बातें कर रहे हैं जज साहब, उससे तो ये नजर आ रहा है कि वो शदीद प्रेशर में थे, शदीद मुश्किलात में थे। सो इन एनी केस जजमेंट के ऊपर सवाल तो उठेगा। देखें फरिया, बेसिकली बात ये समझने की है कि ये स्टेटमेंट जो है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जज की, अरशद साहब की और मरियम बेग की, क्या इससे किसको फ़ायदा होता है? टोटल बेनिफिशरी जो है वो नवाज शरीफ हैं। देश चूँकि ये अगर जाती उम्रा जाते हैं, क्या कोर्ट के जज को एक्यूज से मिलने के लिए जाना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है। उसके बाद इनका मैनिपुलेट किया गया कि उम्रे के लिए जाएं, वहाँ हसन नवाज आके मिले, उनको ऑफ़र करें, ये भी सोचने की बात है जी। ये सारा जो कॉन्ट्रोवर्ल बना है, मुझे तो ये लगता है कि जज जो साहब जो हैं, ये तो ऑलरेडी बिन वन ओवर और ये उनकी मर्जी की प्रेस रिजल्ट दे रहे हैं। सारे के सारा मिल के इसको कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया गया ताकि आइंदा जब ये हाई कोर्ट में डिसीजन गया अपील के लिए, वहाँ इसको उनको बेनिफिट हो, बताया जाए। समझने की बात एक और ये है कि क्या मरीम के शरीफ फैमिली ने एक भी ट्रेल दी कि ये पैसा यहाँ से दुबई कैसे गया, दुबई से ये सऊदी अरब कैसे गया, सऊदी अरब से ये इंग्लैंड कैसे गया, कतरी लट क्यों लाना पड़ा, क्योंकि कोई और इनके पास एविडेंस नहीं थी। क्या इन्होंने अपने डिफेंस में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स दिए, एविडेंस दी
डिफेंस वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिस्पाइट दैट जज ने अगर उनके खिलाफ डिसीजन लिया है फिर तो दे जस्टिफाइड के कहीं ये बड़ा हमारे से जुल्म हुआ है। एक डॉक्यूमेंट नहीं दिया, कतरी लैंड लेके आया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डस्टबिन में फेंक दिया, ये बात भी क्लियर हो गई। एक तो PMLN का और मरियम नवाज का ये स्टांस ही नहीं बनता कि ये कहीं जज ने गलत डिसीजन दिया, कहीं जी हमने ये डॉक्यूमेंट दे दिए और डिस्पाइट हमारे से नाइंसाफी हुई है फिर तो बात ठीक है। तो ये इनको अगर आप देखें, चाहे आप मलिक कयूम को देख लें, एक और इनकी जो गौहर अयूब ने एक बुक लिखी है पावर ऑफ कॉरिडोर्स में, उसमें बड़े मजेदार स्टेटमेंट उन्होंने बात की है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई और स्पीकर को ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बुलाएं वहाँ पर बात करने के लिए, जिस पे उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कभी नहीं बुला सकते। तो जब ये बात खत्म हुई उसके बाद चले आप मेरे साथ गाड़ी में बैठे गौरव को लेकर गए तो उनको हाथ रख के कहते हैं कि बस मेरा एक दिल चाहता है किसी तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक दिन के लिए जेल में डाल दें। ये इनकी थिंकिंग है और ये बुक के अंदर लिखा हुआ है। ये इससे पता चलता है कि कितने मैनिपुलेटर यहाँ तो जज खुद जाके मिल रहे हैं, बता भी रहे हैं कि मैं मिल रहा हूँ। सो PMLN की थिंकिंग तो है एक तरफ, मगर उस जज की क्या थिंकिंग है? जज की थिंकिंग ये कि जज हैज बीन वन ओवर। मैं तो स्टिल फेल कहता हूँ जो बेनिफिट उनको देने थे इन्होंने दिए, उससे स्टार्टिंग में इसीलिए दिए। उनको ये पता है कि इस कोड ऑफ कंडक्ट से अल्टीमेटली आई माइट बी डिसमिस। अकाउंटेबल कोर्ट में दी, क्या अब उन्होंने ये हाई कोर्ट में पेश करेंगे? क्या वहां पर जाके ये बताएंगे कतरी लेटर क्यों दिया जबकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं थी? इन चीज़ों को देखें तो इससे पता चलता है बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और ये सब कुछ जाके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने अब 16 जुलाई को केस लग गया है, आप देखेंगे ये बहुत बड़ा बाउंस बैक होगा और गवर्नमेंट इज डूइंग राइट थिंग, वो इंटरफेयर नहीं कर रही। लेट द कोर्ट डिसाइड। उनकी जो सर्विसेज भी वापस कर रही हैं, आई थिंक इससे भी आपको बहुत बड़ा पेंडोला बॉक्स खुलेगा इससे। ओके, पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। दूसरा PMLN कह रही है कि उनके पास और भी वीडियो फुटेजेस हैं। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले ब्रिगेडियर हारिस नवाज का ओपिनियन ये है, उनका अपना एनालिसिस ये है कि जो जज साहब हैं वो कॉम्प्रोमाइज हैं या उनका कोई नेक्सस है विद PMLN। ये उनका अपना ओपिनियन है, मगर कुछ बातें आज कही गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजाद अकबर साहब ने कही, वो भी इसी तरफ कुछ इशारा करती हुई नजर आती हैं। लेट्स वॉच कि उन्होंने क्या कहा कि नवाज शरीफ साहब का केस कैसे एक डिजाइन के साथ अरशद मलिक की अदालत में चला गया। लेट्स वॉच दैट। ये पहले जज बशीर साहब की अदालत में तीनों केसेस चल रहे थे। 70 to 80% इसके अंदर गवाहियाँ रिकॉर्ड हो चुकी थी। फिर मैं समझता हूँ कि एक डिज़ाइन के तहत उन जज साहब पे अदम एतमाद का इजहार किया जाता है और चूँकि सिर्फ 2 उस वक्त अकाउंटिंग बोर्ड जजेस थे तो ऑटोमेटिकली केस अरशद मलिक की कोर्ट में चला जाता है। तो वो बाय डिज़ाइन है और ऑलरेडी उनका एक पूरा से प्लान तैयार था कि हम किस तरह से पहले अपनी फेवरेबल जजमेंट ले लेंगे। ये बात जो करें शहजाद अकबर साहब तकरीबन यही बात ब्रिगेडियर साहब करें, इज दैट अ पॉसिबिलिटी या 100% इट्स अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि देखिए ये क्यों मुमकिन है, ये जज जब आए थे तो ये जज उस वक्त ये लॉ मिनिस्ट्री इनकी ट्रांसफर करती है, लॉ मिनिस्ट्री उस वक्त उनकी गवर्नमेंट थी। इन जज साहब को लेके आया गया और उसके बाद इनके कोर्ट में उन्होंने कहा कि केस को ट्रांसफर किया जाए और उसके बाद जज साहब को आप देखिए ना, जज साहब कर क्या रहे हैं। जज साहब ये तमाम चीज़ें, मेजॉरिटी की जो चीज़ें हैं, जाती उम्रा जाना, उसके बाद मदीना जाना, उसके बाद इस किस्म की स्टेटमेंट देना, आफ्टर गिविंग द वर्डिक्ट वो ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि ही वांट्स कि ये तमाम जो प्रोसेस है इसके ऊपर एक सवालिया निशान लगे। और जज ने अगर जो एफिडेविट दे रहे हैं वो भी इस डिजाइन के तहत दे रहे हैं, देखिए ना, उसमें ही अगर एफिडेविट आज दे रहे हैं तो
उस दिन जब उन्होंने प्रेस रिलीज दिया तो क्यों नहीं दिया उन्होंने इसमें एक जो और उससे पहले उन्होंने ये बातें क्यों नहीं बताई? और अगर कोई शख्स ब्लैकमेल होता है तो क्या अभी वो ब्लैकमेल नहीं हो रहे थे? अभी वो क्यों नहीं खामोश रहे? एक जज कॉम्प्रोमाइज हो जाए किसी की भी फेवर में, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसका मैक्सिमम ये होगा कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो हाई कोर्ट है, इट इज द कंटिन्यूटी ऑफ ट्रायल कोर्ट, उनके पास वही इख्तियारात हैं जो ट्रायल कोर्ट है। हाई कोर्ट ने सिंपली ये देखना है कि आया रिकॉर्ड पे वो चीजें हैं और उन चीजों के होते हुए जज ने ये फैसला क्यों दिया। बट दिस इज अ फैक्ट कि जज अरशद की तरफ इन लोगों ने कहा कि हमने जाना है उनकी अदालत में, या ट्रांसफर उनके तहत हुआ? देखिए, ट्रांसफर तो जब इन्होंने कहा कि जज बशीर ने अपना दे दिया है तो उसके पास तो ऑब्वियसली सेकंड कोर्ट वो जज अरशद, देयर इज नो थर्ड कोर्ट। बट वो तो कह रहे हैं अपॉइंटमेंट भी मेरी जान, वो उनके एफिडेविट में कुछ है। लेकिन अभी जो आगे बात शहजाद अकबर साहब ने की कि अगर ये साबित हो जाता है कि लॉ मिनिस्ट्री भी शामिल है तो फिर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी सवाल आएगा। उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर कौन था आप देखिए, शेख हकान अब्बासी साहब। हाँ, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पे भी आएगा। और उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी, अगर ये केस टोटली क्लैप्स कर जाता है, क्योंकि ये वीडियो अगर पता चल जाती है वाकई ही तोड़ मड़ोड़ के बनाई गई है, इसमें कुछ इस किस्म की चीजें हैं और इस वीडियो के बारे में वो शख्स डिनाई कर रहा है और सबसे जो प्रिंसिपल इसमें एविडेंस है वो नासिर भट्ट जिसने बनाई है वो नहीं अगर आता, तो ऐसी सूरत हाल में वो तमाम लोग जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे दे वुड बी टेकन टू टास्क और उनके खिलाफ मुख्तलिफ कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज हो सकते हैं कि ये मौजूद थे जी, आप रिडिक्यूल कर रहे हैं, आप एक अदारे को मलाइन कर रहे हैं, आपने पूरे अदरिया आज जो ये इन्होंने बात कर दी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये इन्होंने बहुत बड़ी बात की कि क्या सारे जजेस ब्लैकमेल होते हैं। और ये बात कौन कर रहा है कि जो खुद ब्लैकमेल कर रही है पार्टी, जिस अभी तक जो जज साहब कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग तो ये खुद कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इट्स वेरी वेरी सेंसिटिव। एंड जब सुप्रीम कोर्ट इस चीज का नोटिस लिया है जो 16 तारीख को, तो वहां पे एक बात ज़हन में रखिए कि जो केस का है ना अपील, वो फैसला सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगा, कोई और अदालत नहीं कर सकती। और जो बाकी इसका चैप्टर 2 है कि जिस तरीके से अदालती निजाम पे एक हमला किया गया है, ये अदारों पे एक हमला हुआ है कि इस मुल्क में अदारे जो उनसे हैं वो शायद किसी प्रेशर और उसके तहत काम कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बट देयर समथिंग कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट। इस जज साहब का नाम, जज का नाम हमला कह रहे हैं, अगर उसे एक जज की हकीकत पता चलती है तो ये पब्लिक इंटरेस्ट नहीं आएगा। नहीं, अब इनको चाहिए कि इस जज को कम से कम ECL पे डाल दिया जाए कि ये मुल्क छोड़ के ना चला जाए उस नासिर भट्ट की तरह। ही शुड बी ऑन ECL, ही शुड नॉट लीव द कंट्री। बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्राइमरी एविडेंस गायब हो जाता है, इसने वहां बाहर चला गया है, अगर कंप्रोमाइज्ड है, तो फिर ये पूरी चीज को डिस्ट्रॉय करके चलेगा। आज रात को ये इनको इसको ECL पे डाल दो। ओके मशीमा साहब, कोई प्लान्स हैं ECL पे डालने के जज साहब को? देखिए, ये तो ज़ाहिर है नायब या जो भी कंसर्न इदारे हैं उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री मूव करेगी। लेकिन जो चीज़ आप जो भी बात जिस तरीके से हो रही है और जिस अंदाज में बयानिया जो नून लीग का जो शाहिद खाकान अब्बासी ने भी जो की, देखिए उनकी पूरी कोशिश ही यही है कि अब वो बिल्कुल बंद गली में आ चुके हैं। वो अब उनके पास उन्होंने बजाय इसके कि अपनी बेगुनाही के सबूत दें, उन्होंने अदलिया को और जजों को जो है बदनाम करने के लिए पूरी एक जो सीरीज जो स्टार्ट की है। आज जो एफिडेविट के बाद अगर आप उसको पूरे डिटेल पढ़े तो क्या है उसमें, तो बड़ा वही जो माफिया टैक्टिक्स हैं कि पहले उन्होंने ब्राइब करने की कोशिश की, फिर धमकाया, और उसके बाद जो है ब्लैकमेलिंग जो टैक्टिक्स यूज तो हुए दोनों साइड पे ये चीज, एक्सेप्ट आप वीडियो को सामने रखें और ये जो एफिडेविट सामने आया है उससे बिल्कुल बड़ा क्लियर नजर आता है कि अभी तक जो खामोशी रही वो ऑब्वियसली, अगर वो वीडियो जो आया मुल्तान वाला या जो भी वो जिसकी वजह से वो कमजोरी की वजह से वो ब्लैकमेल होते आए या करने की कोशिश भी की लेकिन नहीं कर सके, जो उस वीडियो में माजरत खाना जो रवैया के जो बताया उन्होंने भी अपने आज एफिडेविट में भी दिया। देखिए आज हम बात कर रहे हैं, एक तरफ एक सिटिंग जज है उसने ऑन ओथ एफिडेविट दिया अदालत के अंदर। अगर मरियम सफदर के पास अगर कोई जेन्युइन वीडियो होता अगर, तो ये अदालत में जाती। ये जो नौटंकी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाई है, ये कितना ही 48 घंटे पिछले 72 घंटे से इतना ही था, और असलियत अब आ गई है। और मजीद जो है ये एक इन्होंने एक तरह से एक सुसाइडल इन्होंने ये एक्ट किया है कि बजाय इसके कि जिस तरह भी आमिर साहब भी बात करते हैं, अगर ये दोबारा अगर ये उस पर जिस तरह अटैचमेंट हुई है उस पटिशन के अपील के साथ, तो उसमें हायर कोर्ट ने तो देखना है कि क्या मियां नवाज शरीफ ने मनी ट्रेल और वो सबूत जो उनसे मांगे गए थे वो जमा करवाई या नहीं करवाई, और इसके बावजूद सबूत देने के बावजूद भी अगर इनको किसी किस्म की कोई फेवर दी गई है तो यकीनन रिव्यू होगा तो इनके लिए मजीद सख्तियां बनेंगी।
Absolutely. जो और उसके बाद जो इन्होंने जालसाजी की है वो कैलिब्री फॉन्ट वाला, उसके बाद आज जो एक पिटीशन जो ऑन गोइंग केस है उसके ऊपर जिस तरह से असरअंदाज होने का जो 31A जो सेक्शन है नैब का, Yes. वो बड़ा क्लियर है कि इनको 10 साल उसके अंदर सजा है, 14 ठीक साल है, उसमें ठीक है। उसमें जालसाजी के अंदर सजा है। Right. तो ये जो अहमकाना किस्म की जो हरकत है, इससे इदारे बिल्कुल जो है जो एक नाकाम कोशिश इन्होंने की है कि इदारों को मिलाइन करने की, जो माजी में भी ये करते हैं। ओके, बट लेट मी कम टू महमल। उससे पहले एक बात जो मैं आपसे हाँ, ये ये सवाल पूछूंगी। महमल ने जो बात की थी मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आई, वो आई रियली वांट टू रिस्पॉन्ड टू इट। आप जो इमरान खान साहब के हवाले से कुछ उन्होंने कोई बात, उन्होंने इमरान खान साहब को कुछ नहीं कहा। वो कहिए मैं सपोर्ट कर रही हूँ प्राइम मिनिस्टर को कि वो चाहते हैं कि दहशतगर्दी को खत्म किया जाए इस मुल्क से। FATF का प्रेशर है हमारे ऊपर, लेकिन जो बात आपने क्योंकि डॉन लीक्स का जिक्र किया, वही बात अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जो डॉन लीक्स में एट्रीब्यूट की गई थी उस वक्त की सिविल गवर्नमेंट को। देखिए महमल, ये आपने कहा बिल्कुल एक एनालिस्ट है, इनको हक है कि अपनी राय का इजहार करें, लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह टीवी बैठ के चीज़ों को इस तरह से तोड़ मोड़ के नहीं पेश करना चाहिए। इन दोनों के अंदर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जिस अंदाज से मियां नवाज शरीफ खास तौर पे अफवाज पाकिस्तान को उनको जब भी मौका मिला उन्होंने इस इदारे को पे शबखून भी मारा है, इसको आलमी सतह के ऊपर भी बदनाम किया, और ये जो पूरी कैंपेन चलाएगी जो डॉन लीक्स जिसका हिस्सा था इमरान खान साहब, और हमने जो आपके सामने जब हम जो वॉर एंड टेरर के ऊपर जब पॉलिसीज को, आर्म फोर्सेस की पॉलिसीज को, जनरल मुशर्रफ की पॉलिसी को जो हम क्रिटिसाइज हमने जरूर किया, लेकिन हमने आज तक कभी किसी इदारे को बतौर इदारा हमने जो इस तरह से बदनाम करने की या इस तरह से क्रिटिसाइज कभी भी नहीं किया। वॉर एंड टेरर के आप मेजर डिफरेंस करते थे जब फौज सपोर्ट करती थी, तो अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन वो बात बिल्कुल फर्क कर रही है। वो कह रही है डॉन लीक्स में ये कहा गया दहशतगर्दी खत्म की जाए मुल्क से, मगर तासुर शायद ये दिया गया कि फौज नहीं करना चाहती। ये कॉन्टेक्स्ट उस पे नुक्ते पे बात करें तो और बात है। मैं ओवरऑल मैंने बात की थी डॉन लीक्स की, ठीक है, डॉन लीक्स 1, डॉन लीक्स 2, जिसके अंदर बार बार जो है इदारों के ऊपर ये सारा ओनस डाला गया कि ये इदारे हैं जो खास ग्रुप्स को जो है सपोर्ट भी करते हैं और उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं और उनके खिलाफ ऑपरेशन करना चाहते हैं। पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, जो इल्जाम तराशी जो इदारों के ऊपर डाली गई, ओनस डालने की कोशिश की खान गई, साहब ने ये कहा कि इदारों को सपोर्ट किया जा रहा है, हमारा प्रोग्राम कहीं और चला गया, बट बिकॉज ये इंपॉर्टेंट बात है तो उसको हम मैंने इसलिए क्लियर कर दिया कि दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, दो मुख्तलिफ बातें हैं। मेमल इससे क्योंकि बार बार कहा जाता है सिविल मिलिट्री एक पेज पे है, अगर इन्हें खत्म करना है इन लायबिलिटीज को तो इकट्ठे हैं दोनों, और ये अच्छी बात होनी चाहिए, तो लेकिन माजी में ऐसा नजर नहीं है। मैं सिर्फ इमरान खान साहब का जो उन्होंने प्रेसिडेंट रूहानी के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उन्होंने कहा आई नो ईरान हैज सफर्ड फ्रॉम टेररिज्म बाय ग्रुप्स ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान. We need to have trust in each other that both countries will not allow any terrorist activity from our soil. अच्छा, तो कुलभूषण यादव क्या कर रहा था? फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने BBC को एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कुलभूषण यादव और दूसरे इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में ऑब्वियसली वो हमारा एक कॉमन एजेंडा है। मैं वो बात नहीं कर रही, फोर्सेस के साथ मिलकर मैं कह रही हूँ कि अच्छी बात की, हमें नायर से निकलना चाहिए, तो मैं तो तुक्का लगा के बात। अच्छा, फिर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब ने BBC को इंटरव्यू दिया, उन्होंने उसमें कहा here is a new government with a new mindset, with a new approach, our policy is very clear, we will not allow Pakistani soil to be used by any group, any organization for terrorist activity against anyone including India. अब बात यह है कि वो पास्ट पॉलिसीज की अगर ऊपर बात कर रहे थे, मतलब एक बात करें कि अगर तोड़ मरोड़ना चाहें तो लोग इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ऑपोजिशन ने नहीं किया ये PTI की गवर्नमेंट के साथ। उन्होंने सराहा, उन्होंने इमरान खान साहब को कहा हम आपके साथ खड़े हैं पूरे इंडिया पाकिस्तान के मामले के अंदर, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो मोदी का बयानिया जो उसके ऊपर जो उसने स्टेटमेंट जो पार्लियामेंट के अंदर जो उसने बात की, जो अभी जैसा अभी पिछले दिनों जो इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी जो बयानिया हुई था मोदी वाला, जो उन्होंने जहाँ इनको जेल में डाल दिया, प्रोटेक्ट करना चाहता है कि हिंदुस्तानी जो प्लेन से बचाने, और इस किस्म की जो गुफ्तगू उन्होंने की, क्या गुफ्तगू की, क्या था मकसद? अपोजिशन ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी आज तक, चाहे वो टेररिज्म के हवाले से भी वो आपके सामने है, वो ठीक है। हालांकि हमने जब अपोजिशन में थे, जब भी गवर्नमेंट ने जब भी जो है कॉन्फ्रेंस कॉल की, APC कॉल की, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर, आपको याद है, हालांकि हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे गवर्नमेंट के ऊपर, ज़रदारी और ये नवाज शरीफ गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन हमने उस वक्त भी सपोर्ट किया नेशनल इंटरेस्ट के अंदर। बात ये नैब के ऊपर दीगर मामला पर सबने सपोर्ट किया, मैं तो हम उस वक्त भी कह सकते हैं, लेकिन ये बात डॉन लीक्स पे चली गई। लेट्स कम बैक टू, आप जरूर उस पर अपना कॉमेंट कर ले महमूद, लेकिन जो एक बड़ी अहम बात, और मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रही है जो शहजाद अकबर साहब ने कहा, और ये बात इसलिए अहम है क्योंकि मरीम नवाज साहबा ने भी कल
यही बात की है नदीम मलिक साहब को उस इंटरव्यू में, जो चला नहीं लेकिन उसकी क्लिप्स हैं सोशल मीडिया पर। सो क्या कहा है आज शहजाद अकबर साहब ने, लेट्स वॉच दैट। और उस ब्लैकमेल के बाद जब एफिडेविट आगे जाता है तो मैं ये समझता हूँ ये जो इल्ज़ामात हैं इस एफिडेविट के अंदर वो बड़े शदीद हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद एफिडेविट क्लियरली नेम करता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, जो कि बेल पे थे। ये बड़ा ज़रूरी है समझना, वो बेल पे थे और जाती उम्रा में उनसे मुलाकात होती है उन जज की जिन्होंने उनको कॉन्विक्ट किया, और जो एफिडेविट में बताते हैं कि उन्हें नासिर भट्ट ब्लैकमेल करके लेके जाता है। मेमल, नवाज शरीफ साहब बेल पर थे, ही मस्ट बी अंडर कस्टडी। कैसे हो गया कि जज उनसे जाके जाती उम्रा में मिल रहे हैं? ये किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, किसी ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया? मुझे तो ये बात सिर्फ जज से तो नहीं मिल सकते। मुझे बात नहीं समझ आती एक चीज़ कि वैसे तो खैर हर चीज़ मॉनिटर होती है इधर। जज साहब चले गए, मेरा नहीं ख्याल उनको गन पॉइंट के ऊपर लेकर गया जाती उम्रा के ऊपर। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर वाकई वो ब्लैकमेल हो रहे थे तो क्या जज साहब ये बात हायर जुडिशरी को बता नहीं सकते थे? किसी को भी जुडिशरी में बता देते। कोई दिस गवर्नमेंट है, वो बार-बार मिलने भी जा रहे थे कि मुझे ब्लैकमेल कर ले, मुझे टेल कर ले, बार-बार जा रहे थे। दिस गवर्नमेंट हैज नो लव लॉस्ट फॉर मियां नवाज शरीफ। आई एम श्योर वो किसी ना किसी को तो गवर्नमेंट में जानते हैं कि वैसे ही बता देते, बल्कि वो चीज़ एक्चुअली सामने आती तो मियां साहब के खिलाफ एक बड़ा सख्त केस बनता है कि देखो ये अपना केस की जजमेंट मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नून लीग इस तरह से कर रही है, ये जजों को थ्रेटन कर रहे हैं, वो सामने ले आते। बल्कि वो तो बहुत बड़ा स्कैंडल बनता, नून लीग के खिलाफ जाता बहुत बड़ा। ये तो मरियम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आई है ये वाली एफिडेविट। और मतलब कि मैं इस एफिडेविट के अंदर इतने लूप होल्स हैं, इतने गैप से कुछ चीज़ मिल नहीं रही, बन नहीं रही। मतलब हर जगह ही उनको कोई नून लीग का और वो नासिर भट्ट जंजुआ और पता नहीं कोई ना कोई उनको मिल जाता था, हर जगह टकर जाता था। क्या वो दे वर कीपिंग टैब्स ऑन हिम कि उन्होंने कहाँ ट्रैवल करना है, वो उम्रे पे जा रहे हैं, वो कहीं और जा रहे हैं। मतलब खैर अजीब सी उनकी एफिडेविट मुझे लगी है। पता नहीं आगे तो ये है कि जाहिर बात है जुडिशरी अगर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन। आप ये एग्री करिए ब्रिगेडियर साहब से कि यू थिंक जजेस सर्टेनली कॉम्प्रोमाइज? देखिए कॉम्प्रोमाइज क्योंकि देखो यही इशारा देखिए फरिया, बेशक ये नून लीग ने अगर ब्लैकमेल किया हो या ये जज साहब के ऊपर कहीं और से प्रेशर आया हो जजमेंट देने का, दोनों सूरतों में वो कॉम्प्रोमाइज थे। वो एक वीडियो सामने आ चुकी है, दूसरी वीडियोस भी वो कहते हैं हमारे पास है जिसके अंदर वो और लोगों के भी नाम ले रहे हैं। हो सकता है कल नून लीग वो भी कल को रिलीज कर दे। बात ये जज तो इन एनी केस इज कॉम्प्रोमाइज। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि एक जज साहब जो इतने बड़े ट्रायल में बैठे हैं, इतने बड़े वर्डिक्ट पे बैठे हैं, तो अगर वो इतने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो ये तो वैसे देखना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए कि यहाँ पर क्या कुछ नहीं हो सकता। Absolutely, I'll come to प्रिया, you, वैसे साहब। एक चीज मैं ऐड करता चलूं। देखिए जब हम बात करते हैं ब्लैकमेलिंग की, ब्लैकमेलिंग कब होती है? ऑब्वियसली जब एक साहिब हैसियत, साहिब इक़्तिदार बंदे की कोई कमजोरी उनके हाथ में आ गई जिसको वो एक्सप्लॉइट करते रहे, वरना उसको तो ये सारा जो आप जो बात कर रही हैं कि मिलना मिलाना, वो ही वाज नॉट अंडर कस्टडी, ऑन बेल थे, उनको इजाजत थी कि जिधर मर्जी आए जाएं, ही वाज फ्रीली मूविंग। कोई गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई स्पाइंग तो नहीं कर रही थी उसके ऊपर, ना ही वो अंडर कस्टडी थे। तो उस दौरान ये मिले। फिर उसके बाद इनके अपने जो ऑपरेटर्स थे, इनके जो फैसिलिटेटर्स थे, जो जंजुआ, मियां तारिक, खुर्रम और ये जो नासिर जंजुआ, नासिर भट्ट, जिस तरह ये सऊदी अरब लेके जाते हैं, दुबई लेके गए जज साहब को, वहां पे जो है मियां नवाज के बेटे से मिलवाया। बातें करें उनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये सब फिर होना चाहिए। हम सब तो जो अभी तक वो नहीं लेके आए, हमारे ऊपर तो वो टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। जरा कोई इंपॉर्टेंट जगह कर देते। ब्रिगेडियर साहब, ये लैब्स नहीं है सिक्योरिटी का कि या मॉनिटरिंग का कि आपका जज किसी को भी मिल सकता है, उन्हें कोई भी आके मिल सकता है? इतने अहम मुकदमात में खास तौर पर जो जजेस जोन की प्रोटेक्शन, उनका ख्याल रखना, हु इज ही मीटिंग, ये जानना जरूरी नहीं होता, मॉनिटर करना जरूरी नहीं होता? देखें फरिया, ऐसे इम्पोर्टेंट केसेज हैं जिसमें यू नो के एक्स पाकिस्तान की करप्शन इन्वॉल्व है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में स्थित है, कि अब यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी यही खास तौर पर जो ID है और FIA ना, दे हैव टू मॉनिटर कि किस तरीके से इनके टेलीफोन मॉनिटर करना चाहिए था, ये मिलते किससे हैं, कैसे जाती उम्रा चले गए, वहाँ जाके एक एक्यूज से मिल रहे हैं, वो बेल के ऊपर है, सारी कन्वर्सेशन हो रही है। फिर वो वहाँ जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, वहाँ कैसे वो भी मॉनिटर होना चाहिए कि जब जज यहाँ पे जा रहे हैं, सऊदी अरब गए हैं, वहाँ पे आपकी एम्बेसी है, वहाँ कवर्ड अपॉइंटमेंट है। तो ये सारी चीजें करनी चाहिए थी। और फिर सेकंड ये
कि जो इन्होंने एफिडेविट दिया है इसमें खुद वो कन्फेस कर रहे हैं सारी चीजें, ही नोज इट, ये सारे ऑफेंस है, सारे जो है ये ही इज नॉट अलाउड, कोड ऑफ कंडक्ट में आती है चीजें। दैट मीन्स के ही विल बी पनिश, और पनिश हो सकता है, डिस्मिसल भी हो सकता है, बट इट इज गिवन एवरी डिटेल, और लास्ट में वो बेनिफिट किसको रहा है वो भी हमें पता है, कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन कौन सा है वो भी हमें पता है, और इसका मतलब कि पास उनका जो अगला चिल्ला है ना वो सिक्योर, उनको ये फिक्र नहीं कि मैं अगर डिसीज होता हूँ तो मैं कैसे गुजारा करूंगा। आई थिंक ये सारी चीजें में 2+2 करते हैं, देन यू कम टू लाइफ के मरियम नवाज की स्टेटमेंट, उसके बाद जज की पहले प्रेस रिलीज और उसके बाद एफिडेविट, ऑल आर कॉम्प्रोमाइज, ये मिल मिला के इशू हो रहे हैं, ताकि मकसद ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा इसको कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया जाए। तो उनको ईसीएल पे डालना चाहिए जज अर्शद मलिक को, जैसे कि अभी कहा इमीडिएटली ही पुट ऑन ईसीएल। अगर ये स्लिप आउट हो गए तो उनका बाहर फ्यूचर पूरा क्लियर है, वो वहाँ सिक्योर है, इसलिए यहाँ रोकेंगे तो फिर ये हाई कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट में जज केस भी आ रहा है, उसके बाद हाई कोर्ट ने अपने लाहौर के डिसीजन देना है, वहाँ इंक्वायरी भी होगी, उसको बुलाया भी जाएगा, उसके कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जाएगी, मिसकंडक्ट की बात की जाएगी, क्या क्या चीजें की गई, तो सारी चीजों में जाके पता ही चलेगा कि ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी टू पुट वन ऑफ द स्टेट ऑर्गन, 3 स्टेट के ऑर्गन होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, एक आपकी पार्लियामेंट, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी, ये टोटल जुडिशरी के ऊपर अटैक है जो पहले होता रहा है, इससे जुडिशरी को कॉन्ट्रोवर्शियल कर रहे हैं, आइंदा के डिसीजन को प्रॉब्लम डाल रहे हैं, हाईकोर्ट के लिए बहुत बड़ा डिलेमा प्रक्रिया डाल रहे हैं, ये सारी चीजें देखें तो ये बहुत बड़ी साजिश है। आई थिंक इसके ऊपर आपके लोगों को कॉम्प्रोमाइज राइट, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, वी हैव टू रैप इट अप, लेकिन दोनों मौक़िफ़ एक दफा फिर आमने सामने खड़े हुए हैं और दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। पीएमएल का कहना यह है कि कोई और प्रेशराइज कर रहा था जजेस को या इन जज को उनके खिलाफ फैसला लेने के लिए, जबकि जज साहब का एफिडेविट कोई और बात कह रहा है। जज साहब के बारे में सभी का कहना यह है कि वो कॉम्प्रोमाइज जरूर हैं, आइदर वे, चाहे जो भी उनको प्रेशराइज करा था। वी विल फॉलो इट अप। अपना अपने घमंड का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।